बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। आज का ये जो वीडियो लेक्चर है ये वो लोग जो नए हैं उनके लिए तो बड़ा अहम है, और जो लोग नए नहीं हैं उनके लिए भी ये मालूमात में इजाफ़ा करेगा। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जो 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर आता है उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। क्या ऐसे तरीक़ाकार हैं या क्या ऐसे टिप्स और ट्रिक्स हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का MCQs का 100 नंबर का पेपर अटैम्प्ट करें तो हमारे मार्क्स जो हैं वो मैक्सिमम आ सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये भी है कि वो लोग बेचारे जो एकेडमीज़ तक रसाई नहीं रखते हैं, जो हज़ारों रुपए लेते हैं तैयारी करवाने के लिए, तो उनको मदद मिल सके और वो भी इस वीडियो को देखने के बाद कुछ मालूमात उनको मिल जाएँ कि किस तरह से हमने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के 100 नंबर के पेपर को अटैम्प्ट करने हैं। तो मैं आपको वो बुनियादी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो मैं किसी दौर में इस्तेमाल करता था जब मैं कम्पेटिटिव एग्ज़ाम में बैठता था, बोथ PMS और CSS और जो 100 नंबर के पेपर थे। तो किस तरह से मैंने अपनी टेक्निक्स को बनाया और मुख्तलिफ़ अकेडमीज़ के ज़रिए जो मैंने सीखा वो आपसे शेयर करूँगा। तवक्को करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो काइंडली लाइक करें और आगे भी शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। बुनियादी चीज़ों से हम शुरू करेंगे और फिर हम देखेंगे कि पेपर को हमने किस तरह से अटैम्प्ट करना है। अब इसमें जो हमारा जो जनरल नॉलेज का पेपर होता है ये 100 नंबर का आता है मुख्तलिफ़ पोस्ट्स के लिए। जिस तरह के सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, या लोकल गवर्नमेंट के अंदर सीट्स आती हैं, या असिस्टेंट फूड कंट्रोलर की सीट है, असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन की है, असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड्स की है, LRO की पोस्ट है, या PMS के अंदर भी 100 नंबर का हमारा जनरल नॉलेज का पेपर एक आता है। अब जो हमारे पास पोस्ट आती है उसमें या तो जनरल नॉलेज पूरे का पूरा 100 नंबर का होता है या उसके दो हिस्से होते हैं। अगर वो पोस्ट स्पेसिफिक है तो फिर उसके दो हिस्से होते हैं। एक पोर्शन जनरल नॉलेज का होता है और एक पोस्ट स्पेसिफिक होता है, यानी जिस तरह लेक्चरर की पोस्ट है या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की पोस्ट हैं या असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट होती हैं, या इस तरह के सब्जेक्ट के ऊपर जो पोस्ट्स होती हैं उन पे 80 मार्क्स का पेपर अलग से आता है, यानी वो सब्जेक्ट रेलेवेंट पेपर आता है। टाइम ड्यूरेशन जो होता है, पहले इस पेपर का जो टाइम ड्यूरेशन था वो 2 आवर्स होता था, अब कम करके कमीशन ने 90 मिनट्स कर दिया हुआ है। लेकिन कैंडिडेट्स को ये कहा जाता है कि वो हाफ एन आवर एग्ज़ामिनेशन सेंटर में पहले आके पहुँचे। अब आप ये क्रिटिकल सिचुएशन होती है कैंडिडेट के लिए, ख़ास तौर पे वो लोग जो शुरू के अंदर जा रहे होते हैं, जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता है, उनका पहला या दूसरा एक्सपीरियंस होता है, तो उनके लिए बड़ा एक अजीब सी कंडीशन होती है कि 100 सवाल होते हैं उनके सामने और टाइम जो है ना वो ड्यूरेशन बहुत कम होता है। तो आप हिसाब लगा लें कि आप जो है आपको जो 100 सवाल हैं उनके ऊपर आपको तकरीबन को 0.8 मिनट या 0.9 मिनट आपको मिलते हैं एक MCQs को अटैम्प्ट करने के लिए। अब देखिए, एग्ज़ामिनेशन सेंटर में कैंडिडेट चला जाता है, उसको पेपर अब उसके सामने आता है तो उसको किस तरह से सॉल्व आउट करना है, ये बातें ध्यान से सुनने वाली हैं। पहली बात तो ये है कि जब भी आप सेंटर में जाएं तो कुछ एसेंशियल्स हैं उसको आपने ज़रूर आप मद्देनज़र रखने हैं। पहली तो ये जो चीज़ आपको करनी चाहिए कि आप अगर मुस्लिम हैं तो बीइंग अ मुस्लिम आपको अल्लाह ताला को याद करना चाहिए। हो सके तो आपको बावज़ू होकर एग्ज़ामिनेशन सेंटर के अंदर जाना चाहिए। ये मैं करता रहा हूँ, बावज़ू होकर जाएं, और हो सके तो आप 2 नफल भी पढ़ लें अगर वक्त है तो बेहतर है, वरना वो बावज़ू होकर जाएं और अल्लाह ताला से दुआ मांग के जाएं कि अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी करे। तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका होता है कि आप एक एग्ज़ामिनेशन सेंटर के अंदर जा रहे हैं और दुरूद पाक पढ़ें एग्ज़ामिनेशन सेंटर में दाखिल होते हुए। उसके बाद हो सके तो अपने घर में अपने वालिदैन से भी कॉल करें, उनकी दुआ लें और उसके बाद अपना सेल फ़ोन जमा करवा दें या आप उसे ऑफ़ कर दें। अब आप जब एग्ज़ामिनेशन सेंटर में दाखिल होते हैं तो आपके पास आपका जो बॉक्स है चीज़ों का, वो उसके अंदर आपका ID कार्ड बड़ा ज़रूरी है, वो होना चाहिए आपके पास। आपकी रोल नंबर स्लिप जो है पोस्ट की वो ज़रूर होनी चाहिए। आपके पास जो कट वाला मार्कर होना चाहिए, ब्लैक कलर का कट लगा हुआ, मैं बताऊँगा कि वो क्यों ज़रूरी है कट वाला मार्कर। उसके पास आपके पास एक रेज़र होना चाहिए और एक लेड पेंसिल भी होनी चाहिए। चूँकि वो एक अलाउ नहीं है लेकिन फिर भी आपने उसको रखना है अपने पास। एक रेज़र और एक जो है लेड पेंसिल आपके पास ज़रूर होनी चाहिए।
आपके पास एक्स्ट्रा मार्कर भी होना चाहिए। बाज़ औक़ात लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो आप उनके काम आए, आप उनको भी दे सकते हैं। अब इसके बाद आपके सामने पेपर आते हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने हालिया को 2-4 सालों के अंदर ये किया हुआ है कि इन्होंने कोड्स को इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। ए बी अमूमन 2 कोड चल रहे हैं, हो सकता है नेक्स्ट आने वाले दिनों में ये कोड बढ़ा के 3 या 4 भी कर दिए जाएं, जिस तरह के NTS वालों ने किया हुआ है। आपने जब आपको पेपर दिया जाता है तो आपने सबसे पहले कोड के ऊपर ज़रूर ध्यान देना है कि कोड जो है वो क्या आपको मिला है। उसके बाद वो जो आंसर शीट आपको मिली है उसको आपने बड़े ध्यान से फिल करना है। उसके सर्कल्स को आपने अपना रोल नंबर, अपना नाम, अपना ID कार्ड, सेंटर का नाम और पेपर का कोड जो है ये बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है उसके ऊपर लिखना। अगर आप पेपर कोड को गलत लिख देते हैं तो आपकी शीट कैंसिल हो जाएगी। वो आप इम्तिहान में अच्छे भी नंबर ले पाएंगे तब भी आप जो है वो शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाएंगे। तो पहली ये बुनियादी चीज़ है कि आपने अपनी जो आंसर शीट है उसके ऊपर जितनी भी रेलेवेंट चीज़ें हैं उनको बड़े ही एहतियात के साथ फिल करना है। यहाँ पर अक्सर कैंडिडेट जो नए होते हैं वो गलती करते हैं और अपनी आंसर शीट को ख़राब कर देते हैं। तो आंसर शीट जो है उसके बाद दोबारा अब नहीं मिलती है, क्योंकि उसके ऊपर आपकी पिक्चर प्रिंट होती है और आपकी सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपकी जो आंसर शीट है उसके ऊपर लिखी होती है। तो सबसे पहला जो काम है वो आंसर शीट को फिल आउट करना है। तो आपने बड़े अच्छे तरीके से आंसर शीट को फिल आउट करना है। उसके बाद जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर थमाया जाता है तो आपने उस क्वेश्चन पेपर को फ़ौरन से सॉल्व आउट नहीं करना है। अब जो बुनियादी तरीका मैं लगाता रहा हूँ मुख्तलिफ़ किस्म के MCQs को सॉल्व करते हुए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के, वो ये है, वो मैं आपको तजवीज़ भी वही करूँगा, बाकी आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, अपनी कैपेबिलिटी के तौर पे भी कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि जनरल नॉलेज का पेपर आज के दौर में इतना आसान नहीं रहा है। आपकी तैयारी बेहतरीन होगी तो आप उस मैदान में आ सकते हैं, अदरवाइज़ आप उस मैदान में नहीं आ पाएंगे। आज के दौर में जो MCQs पोर्शन को हल करना और उसमें शॉर्ट लिस्ट होना ये कोई बड़ा आसान काम नहीं है, लिहाजा इसके लिए एक बड़ी तैयारी की ज़रूरत होती है। अब आपका पेपर जो है ना, आपका सब्जेक्ट रेलिवेंट है या आपका पेपर सिर्फ जनरल नॉलेज का है, तो उसके लिए तैयारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप तैयारी करके जाएंगे तो फिर क्या होगा, आपने क्वेश्चन पेपर जो आपके हाथ में आएगा, आपने उसके 20-20 क्वेश्चंस के 5 पैच बनाने हैं। मसलन आपके सामने पेपर आया, उसका कोड कोई भी है, पहले सवाल से लेके आपने 20 क्वेश्चंस तक पहले अच्छी तरीके से पढ़ना है। जो न्यू कैंडिडेट होते हैं अमूमन वो गलती ये करते हैं कि पहला क्वेश्चन उन्होंने पढ़ा, उनको समझ आई है या नहीं आई है, उन्होंने सर्कल को फिल कर दिया। फिर इसी तरह दूसरे सवाल को पढ़ा, समझ आई है नहीं आई है, उन्होंने अपने मुताबिक उसको सर्कल को फिल कर दिया, जो कि सही तरीका नहीं है। आपने 20 सवालों का पैच बनाना है, एक हिस्सा बनाना है, 20 सवालों का मार्कर के साथ निशान लगा लें जहाँ पर 20 सवाल 1 से लेके 20 पूरे हो गए हैं। आपने उनको अच्छे तरीके से पढ़ना है। जब आपकी तैयारी होगी, वेदर वो आपका सिर्फ जनरल नॉलेज का पेपर है या आपका पोस्ट स्पेसिफिक भी उसमें शामिल है, यानी 20 और 80 रेशो शामिल है, तो वो जो भी हिस्सा है जब आप तैयारी की हुई होगी तो उनमें से कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे, जिस पे आप 100% श्योर होंगे कि ये ठीक है। आपने उन्हीं सवालों को सबसे पहले राउंड में हल करना है जो आप जिनके ऊपर 100% श्योर हों, यानी एक सवाल से लेके 20 सवालों के अंदर जो आपको आते हैं, जिन पे आप श्योर हैं कि ये सवाल जो है मुझे आते हैं, आपने उन्हीं पर ही टिक लगाना है और उन्हीं को ही सर्कल को फिल करना है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपके पास जो मार्कर है वो कट वाला होना चाहिए। तो कट वाले मार्कर का फ़ायदा ये होता है कि जब आप एक ही बार सर्कल को फिल करेंगे तो वो हो जाएगा, यानी आपका जो टाइम है वो कम स्पेंड होगा, बजाय इसके कि आप पॉइंटर का इस्तेमाल करें तो लगे रहें और सर्कल फिल नहीं होता है। तो आप कट वाला मार्कर यूज़ करें कि जल्द आपका वो सर्कल जो है ना वो फिल हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपने अगले 20 सवालों के पैच के ऊपर जाना है। इसी तरह ही आपने करना है कि जिस पे आप श्योर हों, 100% 100% श्योर हों, आपने उनके ऊपर सर्कल लगा देने। फिर इसी तरह अगले, जब आप 100 क्वेश्चंस को कर लेंगे तो अब आप काउंट कीजिए कि आपने जो 100% जिसके ऊपर आप श्योर हैं वो कितने क्वेश्चन हैं। ऐसा करने से आपको क्लियर कट अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं और आपके मार्क्स कितने आ सकते हैं। मसलन आपने 1 से लेके 100 सवालों को इस तरह से सॉल्व किया,
आपके क्वेश्चन 60 ठीक हैं, आपको ये अंदाज़ा हो गया कि मैंने 60 जो सर्कल्स हैं वो ठीक किए हैं। अब ये डिपेंड करता है कि जो पोस्ट है वो उसकी नेचर क्या है, वो कितनी अच्छी पोस्ट है और उस पोस्ट की क्वालिफ़िकेशन क्या है, बीए क्वालिफ़िकेशन है या मास्टर डिग्री क्वालिफ़िकेशन है। पोस्ट का अच्छा होना भी इम्पैक्ट डालता है कि टेस्ट वो कितना होगा। जिस तरह अगर पीएमएस की हम बात करें तो पीएमएस में जनरल नॉलेज का पेपर काफ़ी टफ आता है, अच्छा खासा टफ आता है एज़ कम्पेयर टू अदर पोस्ट की हम बात करें तो लिहाजा अगर तो टेस्ट बड़ा टफ आया है और आपके क्वेश्चन जो 65 आपको आते हैं तो आप होप रखें कि आप जो है ना शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर टेस्ट बड़ा आसान है और पोस्ट भी वैसी है, उसकी नौइयत भी वैसी है, तो फिर उसका मेरिट जो है वो 70 से 80 के दरमियान भी शूट कर जाता है। आजकल के दौर में 70 से ज़्यादा भी मेरिट कई पोस्ट का चला जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि टेस्ट क्या है। अच्छा, उसके बाद डिडक्शन होती है 0.25 मार्क्स की। अब याद रखें ये डिडक्शन 0.25 मार्क्स की नहीं होती, ये 1.25 मार्क्स की डिडक्शन होती है। अब वो कैसे कि एक तो आपका सवाल जो है वो गलत हो गया, वो नंबर तो आपका गया ही गया। यानी अगर आपने 70 सवाल हल किए और 70 में से एक आपका सवाल गलत हो गया तो आपके टोटल कितने मार्क्स हो गए, 69 हो गए। लेकिन वो 0.25 मार्क्स आपके और कट जाएंगे तो बाकी आपके क्या रह गए, 68.75 मार्क्स आपके रह गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एक सवाल गलत होता है वो बुनियादी तौर पर आपका 1.25 मार्क्स का डिडक्शन करता है, वो 0.25 डिडक्शन नहीं कर रहा होता। 0.25 तो आपके जो नंबर आ रहे होते हैं उसमें से उसने खा जाने हैं। तो लिहाजा कोशिश करें 100% जब आप श्योर हैं तो आप उसके ऊपर लगाएं। फ़र्ज़ करें आप जब 100% श्योर हैं, आपके 60 सवाल ठीक हैं, उनमें से कई ऐसे सवाल होंगे पैचेस के अंदर जो आपने 20-20 के बनाए हुए होंगे, उनमें से कई ऐसे होंगे जिसके ऊपर आप 75% श्योर होंगे, कई ऐसे होंगे जिसके ऊपर आप 50% श्योर होंगे। तो फिर आप उस अगले राउंड में उनको सॉल्व करें जिस पे आप 75% श्योर हैं कि ये जो मुझे डिस्ट्रैक्टर दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से 75% किसके ऊपर आपका गैस निकलता है तो आप 75 वाले कर लें। ऐसा करने से अगर आपके सवाल 70 से 75 हल हो जाते हैं तो मज़ीद हल ना करें। अमूमन कैंडिडेट क्या करता है कि वो 100 के 100 सवाल हल कर देते हैं। और मैं भी अक्सर जब न्यू था, जब मैंने ये काम न्यू शुरू किया था तो मैं भी 2012-13 के अंदर ऐसा ही करता था, सारे सवाल हल कर लेता था और फिर बाहर आके कई कैंडिडेट रोला डाल देते हैं कि मेरा सही है, नहीं मेरा नहीं सही, तेरा ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि किसका सही होता है। तो कोशिश करें जितने क्वेश्चन आपको आते हैं आप उसको ही सॉल्व आउट करें। अगर तो आपको 50 से कम आते हैं तो फिर आपका मेरिट नहीं बनेगा, ये अपने जहन में रखें। फिर आप 100 भी हल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 60 या 70 से ज़्यादा आते हैं तो फिर आप अपने हाथ को रोकें, क्योंकि वहाँ हाथ को रोकना बड़ा एक मुश्किल मामला और मरहला होता है, लिहाजा आप अपने हाथ को रोकें। अब बड़ा एक अहम और बुनियादी टिप जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। बाज़ औक़ात ये होता है कि जब हम सर्कल को फिल कर रहे होते हैं तो हम एक ही सवाल के 2 सर्कल्स के ऊपर दायरा लगा देते हैं। मिसाल के तौर पे एक ये सर्कल लगा हुआ है, उसी के ऊपर हमने एक और सर्कल लगा दिया। अब हमने 0.25 डिडक्शन से कैसे बचना है? मसलन आपको सवाल तो वो आता था लेकिन मिस्टेकनली आपका डबल सर्कल लग गया, तो बड़ा अफसोस भी होता है कि ये हमसे क्या गलती हो गई हुई है कि हमने डबल उसके ऊपर टिक कर दिया हुआ है। अब देखिए इसका बड़ा आसान तरीका ये है, लेकिन ये हर सवाल के ऊपर आपने नहीं अप्लाई करना। आप उस सवाल के 4 सर्कल फिल कर दें। यानी अगर आपने 2 सर्कल लगा दिए तो उसी सवाल के आप 4 सर्कल फिल कर दें। अगर आप ये 4 सर्कल फिल कर देंगे तो आप 0.25 की डिडक्शन से आउट हो जाएंगे। एक नंबर तो आपका कटेगा ही कटेगा, लेकिन 0.25 मार्क्स की आपकी डिडक्शन नहीं होगी अगर आप ऐसा करते हैं तो। लेकिन हर सवाल के ऊपर ये जो तरीक़ाकार है वो अप्लाई नहीं होता है। इसके बाद जो फाइनल मरहला होता है वो शॉर्ट लिस्टिंग का होता है। MCQs के जितने भी पेपर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लेता है, इसमें शॉर्ट लिस्टिंग जो होती है वो सीट्स के कारस्पॉन्ड होती है। अगर एक सीट है तो उसके कारस्पॉन्ड उन्होंने 5 बंदों को जो मैक्सिमम मार्क्स होल्डर होते हैं उनको उन्होंने बुलाना होता है। बाज़ औक़ात वो 6, 7, 10 भी हो सकते हैं अगर वो टाई कर जाते हैं। मसलन अगर 65.25 मेरिट आ रहा है, बन रहा है, तो अगर 65.5 के ऊपर 2 या 3 बंदे टाई कर गए हैं तो फिर उनको भी बुला लेते हैं। यानी एक सीट के कारस्पॉन्ड 8 भी हो सकते हैं अगर एक सीट अनाउंस हुई है तो। पब्लिक सर्विस कमीशन को इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि सीट जो है वो वेकेंट रह गई है या फिल हो गई हुई है। लिहाजा जब भी आप
MCQs को अटैम्प्ट करने के लिए जा रहे हैं तो आप ज़रा भरपूर तैयारी से जाएं। तैयारी के बग़ैर और मेहनत के बग़ैर जो है वो आज के दौर के अंदर जितनी ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन आम हो गई है जॉब लेना, और ख़ास तौर पे पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब लेना, ये बड़ा एक टफ़ मरहला है। तो तैयारी बुनियादी चीज़ है। एक कोटेशन भी है जिसका उर्दू ट्रांसलेशन ये है कि अगर आप चाँद पर जाना चाहते हैं तो आप सूरज पे जाने की ठानी, तो सूरज पर अगर आप नहीं भी पहुंचेंगे तो फिर चाँद पर तो आप ज़रूर पहुंच जाएंगे। तो अगर आप बहुत बुलंदी पर जाना चाहते हैं तो उस बुलंदी से ऊपर का सोचें, फिर आप अगर उस बुलंदी तक नहीं भी पहुंच सकते तो उससे नीचे कहीं तो आ ही जाएंगे। लिहाजा पॉजिटिव रहें। बीइंग अ मुस्लिम हमारा अकीदा भी है, मायूसी हमें नहीं लेनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें किस्मत पे भी नाज़ा करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें मेहनत भी अनथक करनी चाहिए, क्योंकि जितनी मेहनत करता है कोई अल्लाह ताला फिर उसके कारस्पान उसे उतना ही फल अता करता है। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी न्यू हैं, जो लोग भी पैशन रखते हैं, वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात में बैठें और इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए अपना किरदार अदा करें।